हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी बुक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन अर्थ पे हर जगह है और पोल्यूशन किस टाइप के हैं, वो क्या होते हैं, वो हम आज स्टडी करेंगे। व्हाट इज पोल्यूशन? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा डर्टी और इम्प्योर सो दैट इट्स बिकम हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ इज कॉल्ड पोल्यूशन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, एयर, वाटर, सॉइल, कोई भी सब्सटेंस को जब हम गंदा कर देते हैं, जब वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाता है, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन एक लैटिन वर्ड है जिसको हम पोल्यूटनिम कहते हैं। लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है पोल्यूशन को। पोल्यूटनिम से पोल्यूशन हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए हैं। किसी भी अनडिज़ायरेबल चीज़ों को किसी भी डिज़ायरेबल चीज़ को अनडिज़ायरेबल फॉर्म में चेंज करने को हम पोल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट आर सब्सटेंस दैट पोल्यूट एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। कोई भी एयर, वाटर, सॉइल को जो गंदा करता है उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। जब गंदा हो जाता है उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। और जो उसमें यूज़ होता है, जिसका जरिया रहता है गंदा करने का, उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट होता है नेचर पे, इकोसिस्टम पे। कुछ सोर्स है पोल्यूशन के। एयर पोल्यूटेंट, एयर, नॉइज, ये सब एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब पोल्यूटेंट है जो फैक्टर्स हैं जो पोल्यूशन को कैरी करने में हेल्प करते हैं। कुछ मेजर जो प्रॉब्लम्स है वो हम अभी स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट बहुत सारे क्लासिफिकेशन में डिवाइड हो सकते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नेचुरल और एंथ्रोपोलॉजिक। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? कोई भी गैस जैसे कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs, डस्ट, सूट, ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। केमिकल फॉर्म में जो डायरेक्टली एमिट करते हैं एनवायरमेंट को। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन पेरोक्साइड, नाइट्रेट, एरोजोल्स, ये सब कुछ एटमॉस्फेरिक रिएक्शन के कारण जब होते हैं रिएक्शन, उस समय जो पोल्यूटेंट बनते हैं उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो आसानी से नेचर में डिजॉल्व हो जाए, जैसे सेवेज, डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये सब फार्मिंग में जो वेस्ट आता है वो, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में प्लास्टिक, पॉलीथिन्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, लाइट बल्ब्स, ग्लास, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो अर्थ के साथ मिक्स ना हो पाए। नेक्स्ट है नेचुरल पॉल्यूटेंट। नेचुरल पॉल्यूटेंट जैसे नेचुरल डिजास्टर, वोल्केनिक इरप्शन, नेचुरल फिनोमिना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में ये सब जो गैसेस निकलती है, ये सब जो फिनोमिना होता है उसके कारण जो पोल्यूशन होता है उसको हम नेचुरल पॉल्यूटेंट कहते हैं। और लास्ट आता है एंथ्रोपोलॉजिक पॉल्यूटेंट। एंथ्रोपोलॉजिक पॉल्यूटेंट ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण रिलीज होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नॉन मीथेन, वोल्केनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ एंथ्रोपोलॉजिक सब्सटेंस है। अब हम एयर पोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। एयर पोल्यूशन एक कॉमन चीज़ है जो हर समय एयर में जो पोल्यूशन होता है उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। कॉमन नॉलेज दैट एयर इज क्लीन, एयर इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस एज वेल एज एग्जिस्टेंस फॉर आवर प्लानट। हाउएवर विद कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी में आते आते एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है। जनरली कुछ टाइप्स के एयर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ये कुछ एयर है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर सप्लाई अस विद ऑक्सीजन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत नेसेसरी है। ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत रिजल्टेड करती है। देर आर प्राइमरी पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा which are directly released into environment by various polluting sources. Secondary polluting sources are like ozone, nitrous oxide, etc. ये सब कुछ consequences फिजियोकेमिकल रिएक्शन के कारण बनते हैं, इनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। अब एयर पोल्यूटेंट भी 3 कैटेगरी पे डिवाइडेड है, वो है नेचुरल कंटामिनेंट सच एज पोलन ग्रेन। कुछ नेचुरल पॉल्यूटेंट है जैसे पोलन ग्रेन, बैक्टीरिया, वोल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा। एरोजोल्स हो गए आर्टिफिशियल में आएंगे बैक्टीरिया, पॉल्यूशंस, मेजरिंग कार्बन पॉल्यूशन, ये ब्लैक कार्बन, माइक्रॉन्स, ये सब एरोजोल्स में आ गए। नेक्स्ट आते हैं वाटर वेपर एंड वेपर्स एंड नॉक्सियस गैसेस में आ जाएंगे आपको कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा, ये वेपर्स हो गए हैं। Smoke is form of chemical reaction between pollutants such as automobile exhaust and industrial
emissions. Cities with huge number of automobile and industries suffer the effect of smog. स्मॉग एक केमिकल फॉर्म है स्मोक और फॉग का मिक्सचर. ये इंडस्ट्रियल रिएक्शन के कारण होता है. ऑटोमोबाइल गैराज ये सब के कारण स्मॉग निकलता है. पोल्यूशन अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करती है. उसमें से जब एक पोल्यूशन होता है जब जो भी पर्कुलेट मैटर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है उस समय पोल्यूशन जो होता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट आता है एसिड ड्रेन. एसिड ड्रेन मतलब बनता है जब सल्फ्यूरिक एसिड वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में उसके साथ मिक्स हो जाती है उसके कारण जो इल इफेक्ट्स पड़ते हैं रेन पे उसको हम एसिड ड्रेन कहते हैं. एसिड ड्रेन डैमेज करती है वेजिटेशन को, पल्यूट करती है सॉइल को और हमारी हेल्थ, स्किन इन सब के लिए बहुत हानिकारक होती है. एक्वेटिक और मरीन लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा बुरी है एसिड रेन. नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन मतलब पानी में जो पोल्यूशन रहता है, पानी एक जगह कंटामिनेट हो जाता है, उसके कारण जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस पानी में होते हैं, प्लांट, एनिमल और एक्वेटिक लाइफ को जो इंजरी पहुंचती है उसको वाटर पोल्यूशन बोलते हैं. अब वाटर पोल्यूशन भी टाइप्स पे डिपेंडेंट होते हैं. पहले आते हैं बायोलॉजिकल एजेंट. बायोलॉजिकल एजेंट में कुछ वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ है, ये सब कंटामिनेशन में हेल्प करते हैं और वाटर का पोल्यूटेंट बनते हैं. नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक केमिकल एजेंट जैसे ऑयल, गैसोलीन, पेस्टिसाइड और ये एक्सेट्रा फ्यूल्स. ये सब ऑर्गेनिक केमिकल है. ये अर्थ के साथ मिक्स हो जाएंगे लेकिन ये वाटर को पल्यूट भी करेंगे. नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक जैसे सॉल्ट, एसिड, नाइट्रेट, फॉस्फेट. ये कुछ केमिकल है. सॉल्ट भी केमिकल होता है जो वाटर पल्यूटेंट का काम करता है. फिजिकल एजेंट मतलब सॉलिड और हीट. कुछ सॉलिड और जो ज़्यादा हीट के कारण में पानी गंदा हो जाता है, पानी खराब हो जाता है ज़्यादा हीट के कारण, इसलिए वो भी पल्यूटेंट का काम करता है. वाटर पल्यूटेंट 4 टाइप के होते हैं: बायोलॉजिकल, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ऑर्गेनिक, ऑयल गैस, गैसोलीन, पेस्टिसाइड, इनऑर्गेनिक, सॉल्ट, एसिड, नाइट्रेट, फॉस्फेट और फिजिकल एजेंट, सॉलिड और हीट. टॉक्सिक मटेरियल जैसे पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स, प्लास्टिक ये सभी वाटर पोल्यूशन करने में बहुत बड़ा रोल इफेक्ट करते हैं. अब उसी वाटर पोल्यूशन का एक और पार्ट है फ्रेश वाटर पोल्यूशन. मतलब फ्रेश वाटर में पोल्यूशन कैसे आ जाता है वो हम स्टडी करते हैं. सबसे पहले सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज के कारण आता है. बैक्टीरिया, वायरस ये सब पानी में डिजीज लेके आता है और एयर, प्रोटोजोआ ये सब कलरलेस, ओडरलेस गैसेस लेके आता है. ये दोनों पार्टिकल्स जो है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को पानी में लेके आती है, हमें दिखती भी नहीं है वो. और नेक्स्ट आती है डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़. पानी में आते हैं डिजॉल्व जाती है. डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ के 3 पार्ट है. पहला पार्ट है सॉल्ट. कैल्शियम जब आता है तब वो एल्केनिटी पानी में जाता है, एल्कलाइन बना देता है पानी को. जब मैग्नीशियम क्लोराइड आता है पानी में तब वो डिजॉल्व होने के बाद पानी को हार्ड कर देता है और करोसिव बनाता है नेचर में. सोडियम जब आता है पानी में तब ब्रैकिश मतलब सॉल्टी टेस्ट ले आता है पानी में. मेटल्स, आयरन ऑक्साइड जब पानी में आता है डिजॉल्व होने के बाद पानी में आते ही आयरन ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है और वो बैड टेस्ट और रेड कलर ले आता है पानी का. और जब लेड भी मेटल है, ये पॉइजनिंग कर देता है पानी में. अगर लेड को हम ज़्यादा देर तक पानी में रखेंगे तो पानी पॉइजन बन जाएगा. गैस, दूसरी डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ का 3rd पार्ट है गैस. ऑक्सीजन जब पानी में आता है तो वो पाइप्स और मेटल्स को करोड कर देता है, मतलब मॉलिक्यूल्स को पास ले आता है. और कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में आता है तो वो एडिसिफिकेशन कर देता है, जो भी एसिड है उन सबको एडिसिफाई कर देता है. नेक्स्ट है मरीन वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन का एक और टॉपिक है मरीन वाटर पोल्यूशन. In 1971, United Nations report defined ocean pollution as the introduction of man by directly or indirectly of the substance of energy into marine environment, resulting a disastrous effect and as harm to living resources, hazards to human health, hindrance and marine activities including fishing, impairment of quality for use of seawater and reduction in amenities. 1971 में यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट कर दिया कि ओशन में जो पोल्यूशन हो रहा है ये मैन से इंट्रोड्यूस किया गया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. जो भी सब्सटेंस एनर्जी मरीन में प्रेजेंट है, मतलब वाटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये सारी बहुत हार्मफुल हो सकती है लिविंग रिसोर्सेज, मरीन एनवायरनमेंट के लिए भी और इंसानों के लिए भी, क्योंकि ये सब एक स्मॉग क्रिएट करती है, एक केमिकल स्मेल क्रिएट करती है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है.
80% ऑफ मरीन पोल्यूशन एंटर्स फ्रॉम सी एंड फ्रॉम लैंड। 80% जो भी लैंड पर कचरा रहता है, सी आता है, सी वाटर आता है, अपने साथ सब लेके चला जाता है। 80% जो कचरा है वो लैंड से ही आ जाता है सी के अंदर। अब कुछ मरीन हैबिट है जिसके कारण पानी गंदा हो जाता है। पहला है सेवेज। सेवेज कंटेन मेनी chemical paper, plastic and other waste material which people flush down from their toilets. Untreated sewage and fertilizer cause uncontrolled growth of egg. एग प्लैंकटन, जब पानी कंटामिनेट हो जाता है तब वो सेवेज बन जाता है और ये गंदी मरीन हैबिट है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट। इंडस्ट्री और केमिकल जब अपनी फैक्ट्रीज में से केमिकल डिस्चार्ज करती है तब वो हैवीली ड्रेन हो जाता है सी और ओशन वाटर में, फिर वो जाके ओशन से मिक्स हो जाता है। ये एक हाईली टॉक्सिक केमिकल है, पॉलीक्लोरिनेटेड विफेंस, पीसीबी। ये जब मैन्युफैक्चर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत बड़ी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलती है, तो वो जो भी हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट का है, ये सारे पीसीबीज का इन्वायरमेंट जो हार्मफुल इफेक्ट है वो मरीन को जा रहा है, मरीन इन्वायरमेंट में जा रहा है। हैवी मेटल्स जैसे मर्क्यूरी और कैल्शियम, उनकी बैटरीज बनती हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट बन जाता है वो ओशन में फ्लो हो जाता है। ये भी एक पॉइजनिंग का काम करेगा और बहुत हार्मफुल होता है। 1938 में मिनमाटा बे ऑफ जापान, ये डिजीज़ है जो कॉज थी मेथिल मर्क्यूरी से। मेथिल मर्क्यूरी एक केमिकल का नाम है जिसके कारण एक डिजीज़ होती है मिनमाटा। फिशेस क्या करती है, फिशेस मेथिल मर्क्यूरी जो केमिकल है उसको खा लेती है और फिर लोग जब ये फिश खाते हैं, मिनमाटा फिश खाते हैं, तब उनको मिनमाटा डिजीज़ हो जाती है, उनकी उंगलियां क्रिपल हो जाती है, मुड़ जाती है, वो अच्छे से पैरालाइज हो जाते हैं। वो सरफेस रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड कैरी अ डेडली मिक्सचर ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। जब पानी ज़्यादा आता है, फ्लड आ जाता है, तब खेत के पास से पूरा खेत में सब बह जाता है। जब खेत बहता है मतलब जब सरफेस रन ऑफ होता है उस समय बहुत सारे केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड ये सभी साथ में फ्लो हो जाते हैं। कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो फिर मरीन एनवायरनमेंट को खतरा पहुंचाते हैं। अब यूथ्रिफिकेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाएगी पानी में उसको हम बोलेंगे यूथ्रिफिकेशन। और यूथ्रिफिकेशन कब होगा, जब ज़्यादा पानी गंदा हो जाएगा तब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यूथ्रिफिकेशन का प्रोसेस से बढ़ जाएगा। इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट, जब भी इंडस्ट्रीज होती है तो हर चीज़ को रोडवेज ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है, कुछ इस चीज़ों के लिए सी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जब होता रहता है तब ये अक्सर होता है कि ऑयल स्पिल हो जाता है, ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत होता है, ऑयल टैंकर्स आते हैं सी के रास्ते से। जब ऑयल स्पिल हो जाता है, एक्सीडेंट का कॉज क्या होता है, अच्छे से रखा नहीं जाता है, इसको ध्यान नहीं दिया जाता है, इस कारण ऑयल स्पिल हो जाता है, पूरे सी में ऑयल फैल जाता है। और ऑयल जबकि उसकी डेंसिटी कम होती है इसलिए पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। हजार्डस वेस्ट, न्यूक्लियर फॉलआउट्स, केमिकल वेस्ट एंड डंपिंग ऑफ रेडियोटिव वेस्ट, ये भी एक मरीन एनवायरनमेंट को हार्मफुल पहुंचाती है। ऐसे मोबाइल ख़राब हो जाता है उसको फेंक देते हैं, कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह ख़राब हो गए या किसी एयरप्लेन का पार्ट ख़राब हो गया, हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल अगर फेंक देते हैं तो एक हजार्डस वेस्ट बन जाता है मरीन एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन पेनिट्रेशन के कारण होता है। जो भी हार्मफुल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स होते हैं जब वो सॉइल में जाते हैं तब धीरे धीरे मिट्टी भी खराब हो जाती है। मिट्टी खराब हो जाती है तो वो ह्यूमन यूज़ के लिए अनफिट हो जाती है, अनडिज़ायरेबल चेंज हो जाते हैं मिट्टी में। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज के कारण, यहाँ पे डंप किया जाता है गार्बेज को, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया रहता है, वहाँ पे कचरा को डाल के मिट्टी से ढक दिया जाता है, फिर वो डिस्पोज होती रहता है। अब बार बार एक जगह पे कचरा डाल के डिस्पोज हो रहा है मतलब वहाँ की मिट्टी भी ख़राब हो रही है, और एक ही मिट्टी में अगर कचरा बार बार डिस्पोज हो रहा है मतलब CO2 की क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है, इस कारण सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। वो सॉइल नहीं, उसके आसपास के जो भी ट्रीज़ हैं, उसके आसपास की सॉइल, वाटर सब कंटामिनेट हो जाती है, सब खराब हो जाती है। अब सॉइल पोल्यूशन के भी कुछ पॉल्यूटेंट होते हैं, क्या होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक और रेडिएटिव होते हैं।
ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये भी सब्सटेंस के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं अर्थ के साथ, लेकिन एक लिमिट के बाद ये भी एक जब सड़ने लगते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और सॉइल को ख़राब करते हैं। जैसे फूड वेस्ट, इंडस्ट्री वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, फार्म पोल्ट्री, ये सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं नेचर में, लेकिन तो भी जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो पॉल्यूटेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक वेस्ट। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से आपको केमिकल आएंगे, गैसेस आएंगे, जैसे पीसीबीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, गैसेस आपके आएंगे, मेटल्स, डिटर्जेंट्स, ये सब जब मिलते हैं, जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये सब सॉइल के साथ मिक्स भी नहीं होते हैं, सॉइल को ख़राब भी कर देते हैं। नेक्स्ट है रेडियोटिव सब्सटेंस। रेडियोटिव सब्सटेंस सबसे डेंजरस सब्सटेंस है, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, पावर प्लांट हो गए, न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, यूरेनियम का माइनिंग हो गया, ये सब ये रेडियोटिव सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा डेंजरस सब्सटेंस है अर्थ के लिए। ये बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियन ईयर लग जाते हैं, लेकिन ये लोग डिस्पोज नहीं होते हैं और इतना सालों तक सॉइल को ख़राब करते रहते हैं। रेडिएशन पॉल्यूशन। रेडिएशन हमने जब पढ़ा था टॉपिक, रेडिएशन का मतलब हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम जाए। यहाँ रेडिएशन एक पॉल्यूशन है जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के कारण बनता है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से पढ़ा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एमिशंस, बॉम्ब, ये सब होते हैं रेडिएटिव सब्सटेंस। अब ये सब इनविजिबल होते हैं नेचर में, ये सब हमें दिखते भी नहीं है, जैसे फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, ये सब चीज़ें हमें दिख जाती है, लेकिन रेडिएशन पॉल्यूशन हमें दिखते भी नहीं है। ये गैस है, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह भी रख दिया जाता है और जब वो ब्लास्ट होता है उसमें से गैस रिलीज होती है, जिसके कारण ही पॉल्यूशन हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट होते हैं रेडिएशन पॉल्यूशन के भी। ये कुछ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, जैसे लॉन्ग वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, रेडिएशन फ्रॉम अल्ट्रा वायलेंट रेज, ये सब लो मैग्नेटिक में भी आते हैं, आपको हाई में भी आती हैं। हाई और लो दोनों में आपको एक कॉमन चीज़ देखने मिलेगी, रेडियो की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और अल्ट्रा वायलेंट मतलब यूवी रेज की। आयनाइजेशन जब होता है रेडिएशन में, तब वो शॉर्ट वेवलेंथ बन जाती है। आयनाइजेशन अदर एटम्स को भी रिलीज अपने इलेक्ट्रॉन करने में इनकेपेबल बना देता है, मतलब वो खुद तो खराब होता ही है, दूसरे को भी खराब कर देता है। इलेक्ट्रॉन डैमेज हो जाते हैं बायोकेमिकल्स की वजह से, जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब जब आते हैं तब ये डैमेज कर देते हैं। रेडिएशन पॉल्यूशन इस सारी चीज़ों को डैमेज कर देता है और हेल्थ प्रॉब्लम, कैंसर और डेथ तक की बात आ जाती है रेडिएशन पॉल्यूशन की। मैन मेड सोर्सेज होते हैं, रेडिएशन पॉल्यूशन हमेशा मैन मेड सोर्सेज के कारण बना होता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, फ्यूल, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, न्यूक्लियर वेपन, थोरियम, प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजन, कैल्शियम, मर्क्यूरी, लेड, इन सब जो हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, जब वो एक्सप्लोजन होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको हम रेडिएशन पॉल्यूशन कहते हैं। रेडिएशन इज अ पोल्यूटेंट दैट इज मोस्ट डेंजरस टू एनी अदर पोल्यूटेंट ऑन अर्थ। एक्सपोजर टू हेवी डोजेज ऑफ रेडिएशन कॉज स्किन बर्न, suppression of bone marrow functioning and increased exposure to radiation resulting cancer. नेक्स्ट है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन मतलब ज़्यादा आवाज़ जब आने लगती है तो हम इरिटेशन फील करने लगते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमें डिस्टर्ब होने लगता है, ये सब नॉइज़ पोल्यूशन होता है। किसी भी अनवांटेड साउंड जो हमें अनॉयंस करे, डिस्टर्ब करे, हमें अच्छा ना लगे, हमारा कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करे, उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। कोई भी साउंड हो, ये नॉइज़ पोल्यूशन हमारे ह्यूमन ईयर्स को और एनिमल्स को सीरियस हार्म पहुंचा सकती है। पीपल की डेली एक्टिविटीज़ में एनॉयंस आ गई है, स्ट्रेस आ गए हैं नॉइज़ पोल्यूशन के कारण। और ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण होता है। इसका एक मेन रीज़न है साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसके कारण नॉइज़ पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा फील होता है। अब नॉइज़ पोल्यूशन के भी टाइप्स होते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन के 2 टाइप्स होते हैं, पहले ट्रांसपोर्टेशन से जो बनता है और दूसरा इंडस्ट्री से जो बनता है। ट्रांसपोर्टेशन के आपको हॉर्न हो गए, जब हीट निकलती है उनकी, उसी कारण हार्ट डिजीज़ होते हैं, हियरिंग लॉस हो जाता है, ये लोग सुनना बंद कर देते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं, हार्ट डिजीज़ हो जाती है। ये बर्ड्स और एनिमल्स को भी पॉइजन की तरह काम करते हैं, इतना वो अच्छे नहीं होते, इतने बुरे होते हैं कि वाइल्ड लाइफ को पॉइजन की तरह काम करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल नॉइज़। इंडस्ट्रियल नॉइज़ फैक्ट्री कंट्रीब्यूट करती है, आउटडोर पोल्यूशन हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, मॉल, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। अब ये सब जो बहुत जल्दी से चली आ रही है उसको हम बोलते हैं नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, NIHL।
इंडस्ट्रियल नॉइज़ की वजह से जब किसी को हियरिंग लॉस होता है उसको हम बोलते हैं NIHL, नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। ये सबसे ज़्यादा चीज़ें वर्कर में होती है, जब वो फैक्ट्री में काम करते हैं या मशीन्स पे जो काम करते हैं उसी कारण आवाज़ निकलती है, हर समय जो आवाज़ सुनते रहते हैं इसी कारण हियरिंग लॉस हो जाता है। और नॉइज़ पोल्यूशन एयरक्राफ्ट टर्बाइन्स बायोकेमिकल चेंजेस के कारण बनता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। आई होप मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आ गया है। तो फिर डाउट में कमेंट करके पूछना, मेरी वीडियो को आपसे शेयर करना है। वेरी बेस्ट है। थैंक यू, बाय।